सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और दिल को दहला देने वाली उर्दू कहानी जिसका नाम है हीरे का जिगर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। असलम वैसे भी नाज से उकताने लगा था। भंवरा अब किसी और कली की तलाश में था, लेकिन नाज बुरी तरह उसके साथ चिपक गई थी। असलम मकरूज भी हो चुका था, उसका भरम उठ रहा था। उसके लिए नाज बहुत महंगा सौदा था। उसे सोसाइटी में पोजीशन कायम रखने के लिए रुपए की जरूरत थी। कर्ज खा जान को आने लगे थे। और एक शाम नाज कराची जाने वाली एक्सप्रेस पर असलम के साथ सेकंड क्लास में बैठी गाड़ी के बेहंगम ठकर ठक में हीरोइन बनने के ख्वाब देख रही थी। असलम ने दफ्तर से एक महीने की छुट्टी ले ली थी और नाज घर से 2,000 रुपए चुरा कर निकल आई थी। कराची पहुंचकर वो एक दरमियाने दर्जे के होटल में दाखिल हुए। जेदे की मंडी ऐसे ही असलमों और नाजों के दम कदम और ऐसी ही मोहब्बतों की बदौलत चल रही थी। कराची के पुरहंगामा शबो रोज में, यहाँ की पुरपेच गलियों और नम आलूद फिजा में, यहाँ के हजूम की अफरा तफरी और भागम भाग में, और यहाँ की जमीन दोज दुनिया में चुराई हुई बसें, कारें और भैंसें तक गुम हो जाती थीं। नाज तो फिर दुबली पतली नाजुक सी लड़की थी। जिस होटल में वो दाखिल हुए, उसके बूढ़े मैनेजर के चेहरे पर झुर्रियों में जाने ऐसे कितने ही असलमों और नाजों की दास्तानें पोशीदा थीं। उसके यहाँ मुद्दत से ऐसे जोड़े आ रहे थे और जा रहे थे। उसकी चुंदी आंखें एक ही नज़र में भांप लेती थीं कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। उसने कई असलम अपनी नाजों को यहीं छोड़कर कराची में गुम होते देखे थे। यूं तो वो हर गाहक के सामने सर को जरा सा झुकाकर सलाम किया करता था, लेकिन असलम और नाज किस्म के जोड़ों को देखकर वो इस कदर झुक जाता था कि उसकी ठोड़ी काउंटर पर जा लगती थी। फिर एक खास मुस्कुराहट और आंखों की जरा सी जुम्बिश से होटल के बैरे समझ जाते थे कि इस जोड़े का खास ख्याल रखना है। असलम और नाज को कमरा दिखाने के लिए वो खुद साथ गया और कनखियों से नाज को देखता रहा। असलम की बातें उसने कम सुनी और उनकी बू ज्यादा सूंघी। 20 रोज के बाद ही नाज इन बातों की बू में भटकने लगी। घर से चुराया हुआ रुपया और पहने हुए जेवरात, जो ज्यादा नहीं थे, खत्म हो चुके थे। उस वक्त भी वो महसूस ना कर सकी कि असलम को उसकी नहीं, उसके रुपए की जरूरत है, और उसका रुपया इतना खर्च नहीं हुआ जितना असलम ने उड़ा लिया है। नाज अब उससे झुंझला कर सुबह शाम पूछने लगी थी कि उसका स्टूडियो कहाँ है, फिल्म कहाँ है, फिल्मी कहानी कहाँ है, लेकिन उसे मालूम ना हो सका कि वो एक फिल्मी ड्रामे की हीरोइन बन चुकी है और ड्रामा अरूज को पहुंच रहा है। असलम चाहता तो नाज को अकेला छोड़कर चुपके से भाग सकता था, लेकिन वो उसके भी दाम वसूल करना चाहता था और होटल का बिल भी। आखिर वो रात आई कि नाज होटल के कमरे में आईने के सामने बैठी मेकअप पर नजरेसानी कर रही थी और ऊपर अपने दिल नशीं और दावत गुनाह देते जिस्म के गिर्द ख्वाबों के ताने बाने बुन रही थी। असलम ने उसकी डूबती नाव को संभाल लिया था। उस शाम उसने उसे कहा था, नाज, आज शाम बन ठन के तैयार रहना, मैं डायरेक्टर को साथ ला रहा हूँ। तुम जानती हो, मैं तो सरमाया लगाने वाला प्रोड्यूसर हूँ, हीरोइन का इंतखाब तो डायरेक्टर ही को करना है। मेरी पसंद को वो नापसंद तो नहीं करेगा। लाखों रुपए इस फिल्म पर लगा रहा हूं, फिर भी वो तुम्हें देख ही ले तो अच्छा है। वो आईने के सामने बैठी मरमरी पेशानी पर बड़ी तराशीदा लटों को सवारे असलम के सब्ज बागों में भटक रही थी कि असलम कमरे में दाखिल हुआ। नाज, इनसे मिलो, ये हमारे डायरेक्टर साहब, मिस्टर T.H. जैदी। वो चहक कर उठी, जिस्म को जहद शिकन बल दिया और भाई के दोस्तों की बहनों, बीवियों और सालियों से सीखी हुई मुस्कुराहट होंठों पर आरास्ता की, फिर माथे पर हाथ रख कर सलाम किया। डायरेक्टर ने हेलो मिस नाज कहकर हाथ बढ़ाया। नाज ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया। डायरेक्टर ने नाज के गुदाज हाथ को जरा सा दबाया और उसके चेहरे पर गहरी निगाह डालकर माहो साल का हिसाब लगाया। माथे पर बिखरे बालों की चमक और जाज़बियत का जायजा लिया और माल की कीमत का अंदाजा लगा लिया। और जैदी साहब, असलम कह रहा था, जिस तरह भी हो सके, खा आपको दिन रात मेहनत करनी पड़े, इन्हें हीरोइन के रोल के लिए तैयार कर लीजिएगा। मैं इन्हें बहुत दूर से लाया हूं।
मिस नाज से बढ़कर कौन होगी जो इस कदर मुश्किल रोल निभा सकेगी? मिस्टर जैदी ने बैठते हुए कहा, मैं इन्हें बहुत जल्द तैयार कर लूंगा। आप आज ही रात या कल सुबह लाहौर जाके म्यूजिक डायरेक्टर को साथ ले आइए। वो बुलाने पर नहीं आएगा। सेट तो तैयार हो चुके हैं। मिस नाज, अब आप अपनी कोठी में रहेंगी, स्टूडियो के करीब। तुम्हारे लिए इन्होंने बड़ी खूबसूरत कोठी खाली करवा ली है, असलम ने कहा। तुम अभी इनके साथ चली जाओ और मैं होटल का बिल अदा करके लाहौर चला जाता हूँ। मेल में अभी 1 घंटा बाकी है। मैं गया और आया समझो। कराची की भूल भुलैयों में एक और हसीन और नौउम्र लड़की भटक गई। उससे 2 रोज पहले असलम नाज को आगे चला देने की कोशिश में मसरूफ हो गया था। वो पुराना खिलाड़ी था। नेपियर रोड के खैराकुन बरकी कुमकुमों तले अंधेरी गलियों से खूब वाकिफ था। उसे जेदे का साथी टीपू मिल गया था। टीपू ने नाज को देखकर जेदे से बात की थी। जेदा और असलम की मुलाकात करवा दी थी। जेदा उस्ताद था, जमींदोज दुनिया के शाही खानदान का फर्द। वो भांप गया कि असलम उसकी दुनिया का आदमी नहीं, बल्कि ये उस महज़िब सोसाइटी का आदमी है जिसमें जुर्म और गुनाह तो होते हैं, मगर कोई मुजरिम नहीं कहलाता। उसमें नाजायज ताल्लुकात में मुलविस होने वाले जनो मर्द बदकार नहीं, सोशल कहलाते हैं। और वो जेदे को, टीपू को, बादल को और जेलों के कैदियों को मुजरिम कहते हैं। जेदे ने असलम को बातों के चक्कर देने शुरू कर दिए। वो नाज को बिला कीमत उड़ा लेने की सोच चुका था। उसने ऐसी बातें की जिनसे असलम डर गया कि जेदा उसे पुलिस के हवाले कर देगा। असलम जेदे का हाथ थाम कर रो पड़ा। वो और जेदा रात गए तक क्लिफ्टन के साहिल पर बैठे रहे थे और असलम उसे नाज की सारी दास्तान सुनाता रहा था। असलम नाज के लिए नहीं रो रहा था और ना ही उसे अपने आप पर रोना आ रहा था। रो पड़ना तो उसके कारोबार का एक गुर था जिसमें वो माहिर था। होठों पर रसीली मुस्कुराहट पैदा कर लेने, आंखों में आंसू भर लेने और चेहरे पर हस्बे जरूरत तासुर पैदा कर लेने में वो महारत रखता था। जेदा तो हाथ की सफाई से जेब काटा करता था, लेकिन असलम मुस्कुराहट या आंसुओं से अपने शिकार की जेब साफ करता था। जेदे को वो दो चार बातों में भांप गया था कि ये मुंबई का घाघ है। चुनाचे उसने रोने की एक खास किस्म का इंतखाब करके आंखों को पुरनम कर लिया, आवाज रुंधिया ली और जेदा जैसे पत्थर को मोम कर लिया। देखो मियाँ, मैं चाहूं तो तुम्हारी लाश इस समुंदर में बहा दूं और लड़की को होटल में से उठा कर ले जाऊं, जेदे ने कहा। लेकिन तुमने मुझे तमाम बातें सच सच बता दी हैं, इसलिए मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। तुमने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया है। मैं खुद बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन हर उस पापी का दुश्मन हूँ जो नेकी और शराफत का मलमा चढ़ाए रखता है। चलो, अब 500 रुपए पर सौदा तय हुआ। मंजूर है। असलम ने आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करके कहा, 500, लेकिन होटल का बिल भी तुम दे दो। कितना होगा? 700 के लगभग। जेदे ने माथे पर शिकन डाले, कुछ सोचा और कहा, मंजूर है। और अगली रात जेदा असलम को 500 रुपए देकर उसके साथ होटल के मैनेजर से मिला था और बिल अपने नाम करवा के डायरेक्टर मिस्टर H.T. जैदी के बहरूप में नाज से मिला। असलम को म्यूजिक डायरेक्टर को साथ लाने के लिए लाहौर भेज दिया और नाज को अपने साथ ले गया। नाज उस कोठी की तरफ जा रही थी जो स्टूडियो के करीब बताई गई थी। वो बहुत खुश थी। असलम लाहौर पहुंचा तो ये देखने के लिए नाज के घर गया कि नाज की गुमशुदगी पर उसके घर वाले क्या कर रहे हैं। नाज का भाई अपने कमरे में सर झुकाए बैठा था। दूसरा भाई पलंग पर लेटा छत को घूर रहा था। असलम ने गर्मजोशी से अस्सलामु अलैकुम कहा, जिसका जवाब मरियल सी वालेकुम अस्सलाम से मिला। नाज कहाँ है? असलम ने पूछा। नाज कहाँ है? दोनों भाई बैक वक्त बोले। हम तो समझे थे कि वो आपके साथ गई है। मेरे साथ? असलम चौंकते हुए बोला, मैं तो एक माह से कराची में था। जभी से तो वो लापता है। लापता है? असलम ने कुर्सी से उछल कर कहा। 1 महीने से? बड़े भाई के आंसू निकल आए। इसलिए नहीं कि उसकी बेराह रवि ने नाज को गलत आज़ादी और फैशन में गुम कर दिया था, बल्कि इसलिए कि खान साहब ने उस पर इल्ज़ाम धर दिया था कि उसने अपनी बहन का रिश्ता ना देने की खातिर उसे रूपोश कर दिया है। खान साहब उसे मुलाजमत से बरतरफ करा देने की धमकी भी दे चुके थे। फिर क्या किया आपने? असलम ने बज़ाहिर घबराहट से पूछा। पुलिस को इत्तला दी, तलाश किया, उसकी सहेलियों से पूछा। करना क्या था, हमें यकीन था कि वो आपके साथ ही गई है, भाई बोला। इसमें कोई शक नहीं, असलम ने कहा। हमारे खानदानी ताल्लुकात की बिना पर आपका यह कयास गलत नहीं था, लेकिन आपकी इजाजत के बगैर उसे कहीं ले जाना मुनासिब नहीं। खानदानी शराफत का भी तो पास होता है।
क्या आप मुझे ऐसा बदकिरदार आदमी समझते हैं? तो अब क्या किया जाए? बड़ा भाई परेशान होकर बोला। अखबारों में इश्तहार देना तो मुनासिब नहीं। वो बच्ची तो नहीं कि खो गई हो, जवान लड़की है। इश्तहार दे दें, असलम ने कहा। नाज का हुलिया लिखें, उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो लिखें, कद-बुत और उम्र भी लिखें। मगर लोग कहेंगे कि जवान लड़की है, बड़े भाई ने कहा। अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई होगी। नहीं, असलम ने कहा, इश्तहार में लिख देना कि लड़की का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं। मुझे खदशा है, छोटे भाई ने कहा, कहीं फिल्मी लाइन के चक्कर में ना खो गई हो। वो फिल्मी दुनिया में हुई, असलम ने तपाई पर घूंसा मारकर कहा, तो मैं उसे जमीन की तहों से भी निकाल कर ले आऊंगा। वो उचक कर उठा और बज़ाहिर बिफरे हुए लहजे में बोला, आप यूं परेशान ना हो, सारी पुलिस मेरी मुट्ठी में है। मैं अभी जाकर कुछ करता हूं। असलम बाहर निकल गया, फिर नाज के घर वालों को कभी नजर ना आया, जैसे जमीन की तहों में रूपोश हो गया हो। जेदा नाज को होटल से टैक्सी में बिठा कर ले गया था। वो टैक्सी के हिचकोलों में सिनेमा स्क्रीन पर अपने आप को हीरोइन के रूप में देख रही थी। अपने पहलू में बैठे जेदे को कभी कनखियों से देख लेती और फिर ख्यालों की रंगीनियों में गुम हो जाती। पार्ट मुश्किल तो नहीं? नाज ने मुस्कुराकर जेदे से पूछा। है तो मुश्किल मिस नाज, जेदे ने उसके हाथ को हाथ में लेकर कहा था, लेकिन यह तुम पर मुनहसिर है कि उसे समझ लो। हम दोनों की परेशानी इसी तरह कम हो सकती है। नाज ने अपना हाथ जेदे के हाथ से छुड़ाया नहीं था। जब वो दोनों टैक्सी में से उतरे और एक 4 मंजिला फ्लैटों वाली इमारत के नीचे वाली मंजिल के अंधेरे सहन में दाखिल हुए, तो वो ना ठिठकी थी और ना उस वक्त चौंकी जब एक ऐसे कमरे में दाखिल हो गए जो ऐसी बू से भरा हुआ था जो नाज ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। गुनाहगार होते हुए भी वो गुनाहों की बू से ना आशना थी। जेदे ने उसे चारपाई पर बिठा दिया था और खुद कुछ कहे बगैर चला गया। वो ये भी भूल गई थी कि असलम ने उसे कहा था कि उसके लिए एक कोठी खाली करवा ली है। वो उस कोठरी और कोठी में मवाजना ही ना कर सकी। उसे यह भी मालूम नहीं था कि जिस बिस्तर पर वो बैठी हुई थी, उसकी एक एक सिलवट में हुस्नो इश्क के जाने कितने हादसात, कितने ही अंजाम, कितने ही आगाज और कितने ही गुनाह पोशीदा थे। ना जाने मोहब्बत के कितने ही ड्रामों का ड्रॉप सीन उसी बिस्तर पर, उसी कोठरी में हुआ था। वहां इश्क का देवता रो रहा था, शैतान हंस रहा था, लेकिन नाज के कान बंद थे, आंखें भी बंद थीं, दिमाग भी बंद था। उसकी सोच पर सिर्फ हीरोइन सवार थी। एक पर्दा जिसका रंग स्याह था उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। वो उस वक्त जरा चौंकी थी जब 10-15 मिनट की तन्हाई के बाद एक बुढ़िया जिसका मुंह पान से भरा हुआ था कमरे में दाखिल हुई थी और उसने चिटखनी चढ़ा दी थी। फिर बदबूदार बंद कमरे में से नाज का एहतजाज और फड़फड़ाने की बेबस सदाएं निचली मंजिल के तंग सहन के अंधेरे में गूंजने और तहलील होने लगी थीं। वहां अब अंधेरों के सिवा कुछ नहीं था। कराची का शोर गुल बुलंद था और नाज की आवाजें धीमी। उस इमारत के नीचे से ऊपर की मंजिल तक शराब की बू से लुथड़े हुए कहकहे, तबले, सारंगियों और घुंघरुओं की बेहंगम धक्कड़ धम छनाछन नाज की घुटी घुटी आवाजों को बेरहमी से निगलती जा रही थी। नाज की रग रग बेदार हो चुकी थी, लेकिन उसकी किस्मत सो गई थी। चंद रोज पहले की वारदात थी कि नाज जेदा की दुनिया में दाखिल हुई थी। आज की रात जेदे ने डायरी खोली और यूं ही कहीं कहीं से पढ़कर उकताहट से दराज में रख दी और सोचने लगा। जिस रात वो नाज को बुढ़िया के हवाले कर आया था, उसने डायरी में लिखा था, 12 अक्टूबर सन 1956। आज एक और लड़की मेरी दुनिया में आ गई है। 500 रुपए कोई महंगा सौदा नहीं, होटल का 700 का बिल होटल का मैनेजर अपनी जेब से अदा कर देगा। वो अक्लमंद है और मुझे अच्छी तरह जानता है। 700 रुपयों की खातिर अपनी जान जाया नहीं करेगा। असलम लाहौर चला गया है। बदनसीब इंसान दिल में बहुत खुश होगा कि अच्छा हाथ मारा और नाज से गुलू खुलासी हुई, लेकिन वो मुझे सारी बातें बता गया है, अपना अता पता भी दे गया है। अब वो जिंदगी भर मेरी ब्लैक मेलिंग का शिकार रहेगा। नाज का अगवा साए की तरह उसके साथ लगा रहेगा। मेरे दो ब्लैक मेलर उसके खून का आखिरी कतरा भी चूस लेंगे। ना लाहौर दूर है, ना हैदराबाद। 2 रोज के बाद उसने लिखा था, 14 अक्टूबर 1956। आज शाम नाज को देखने गया, मुझे देखते ही बरस पड़ी। जी भर के मुझे कोसा, असलम को गालियां दी और पुलिस की धमकियां भी दी। मैंने उसे कहा, नाज, मुझे और असलम को गालियां देना बेकार है। अपने भाईजान को कोसो और अपने माँ बाप की बेबसी पर रो। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं।
वो बहुत भड़की, मैं उसे खामोशी से देखता रहा। ऐसे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका हुस्न कुदरती है, कुदरती रूप में ज्यादा अच्छी लगती है। मेकअप उसके जवां साल चेहरे की रौनक मार देता है। अच्छे पैसे कमाएगी, अभी वो नजरों का सामना नहीं कर सकती। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली तो उसकी जबान थथला गई और आंखें झुक गईं। बुढ़िया है तो खराट, कहती है चला लूंगी। आज रात जेदे ने कुछ भी न लिखा। उसे एक बार फिर नाज का ख्याल आया। उसके साथियों ने कहा था वो नहीं मानती। इन चंद दिनों में बुढ़िया ने नाज को ढंग पर लाने के हर जतन कर देखे थे, लेकिन वो किसी ढप पर ना आई। बादल और टीपू ने उसे मुसलसल 3 रोज भूखा रखा, एक रात उल्टा लटका दिया। फिर वो हर हरकत की, हर वो अजियत दी कि वो पल पल में 100 100 बार मरने लगी। मगर वो अपनी हठ धर्मी पर कायम रही। उस पर कई बार गशी के दौरे पड़े। 3 रोज के फाके के बाद जब उसे खाना दिया गया तो उसने खाने से इनकार कर दिया। फिर वो बेहोश हो गई और बुढ़िया उसके मुंह में दूध टपकाती रही। आज शाम जब जेदे को सारी रुदात सुनाई गई तो वो डायरी बंद करके बहुत देर सोचता रहा, और उसी रात वो नाज को टैक्सी में बिठाकर अंधेरे अंधेरे में नेपियर रोड से अपने कमरे में ले आया। जेदे का ये कमरा एक ऐसे मकान में था जिसमें कई और कमरे थे और एक सहन भी था। ये मकान ऊंची ऊंची इमारतों में घिरा हुआ था। यूं तो ये जमीन पर था, लेकिन कराची वालों के लिए ये जमीन दोस्त था। किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ कौन रहता है या क्या होता है, और जिसे मालूम था वो डर के मारे किसी से बात नहीं करता था। शुरू शुरू में 2 आदमियों ने मुखबरी की थी, लेकिन ये मकान वहीं रहा। जेदा भी वहीं रहा। मकान की 4 दीवारी में मुख्तलिफ जराइम का स्कूल भी वहीं रहा। जेदे के गिरोह का हेडक्वार्टर वहीं रहा। और दोनों मुखबर एक एक महीना उस मकान के एक अंधेरे कमरे में भूखे प्यासे बंद रहे। फिर उस मकान के उस हैबतनाक कमरे की छत पर फैले हुए जालों को भी मालूम ना हो सका कि दोनों कहाँ गायब कर दिए गए। उस मकान के अलावा जेदे के पास 3 मकानात और भी थे, जिनमें जुएबाजी के अड्डे थे। वहां चर्स, अफयून और शराब भी मिलती थी, और बाज औकात किसी स्मगलर का माल भी बटाई या मुआवजे पर रख लिया जाता था। वो खुद स्मगलर नहीं था। उन तीनों मकानों को वो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कहा करता था। उसके अपने मकान का कोई नंबर नहीं था। रात जब नाज उस मकान के सहन में दाखिल हुई तो उसे कुछ इल्म नहीं था कि वो कराची के कौन से इलाके में है। कराची के इलाके तो बताए जा सकते हैं, मसलन खारादर, चाकीवाड़ा, सोल्जर बाजार, जोड़िया बाजार वगैरह। ये पुराने कराची के इलाके हैं। मकानों पर मकान खड़े हैं, गलियां तंगो तारीख हैं। ऊपर देखो तो आसमान कम और मकान ज्यादा नजर आते हैं। गलियां 8-10 कदमों बाद मुड़ जाती और एक दूसरे में गुम हो जाती थी। उन इलाकों में रहने वाले एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते भी नहीं। कोई मर जाए तो दाएं बाएं, ऊपर और नीचे रहने वालों को पता नहीं चलता। एक घर में मातम और दूसरे में शादी हो रही होती है। कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता, ना जरूरत समझता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। नाज ऐसे ही किसी इलाके में पहुंचा दी गई थी जहां चोर और डकैत माल समेत गायब हो जाते हैं। नाज जैसी लड़कियों को ये इलाके यूं हजम कर लेते हैं जैसे मगरमच्छ ने 2-4 मछलियां निगल ली हों। घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और दुश्वार गुजार वादियों में डाकू और राहजन पकड़े जा सकते हैं। पुराने कराची के किसी इलाके में चोर गायब हो जाए तो उसे ढूंढ निकालना नामुमकिन होता है। इन इलाकों से पुलिस वाकिफ है या इलेक्शन लड़ने वाले लीडरों के वर्कर। नाज जेदा के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई तो देखा सामने वाली खिड़की के साथ एक मेज रखी है, जिसके दाएं तरफ 4 दराज हैं। फर्श पर एक तरफ बिस्तर बिछा है और बाकी हर तरफ रेत की और गर्द की तहें जमी हैं। सिगरेटों और बीड़ियों के बुझे हुए टुकड़े बिखरे पड़े हैं और छत जालों से अटी हुई है। दीवारों पर कभी सफेदी की गई होगी, मगर लालटेन की रोशनी में ये किसी गार की दीवारें मालूम होती थीं। छत से निकलते जाले मंजर को हैबतनाक बना रहे थे। सामने वाली खिड़की मुकम्मल तौर पर मकड़ियों के कब्जे में थी। उन्होंने एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाले तन दिए थे। नाज ने कमरे के वस्त में खड़े होकर खौफजदा निगाहों से चारों तरफ देखा। एक खिड़की और एक दरवाजा सेहन की तरफ खुलता था। एक दरवाजा दाएं तरफ किसी कमरे में और दूसरा बाएं तरफ वाले कमरे में खुलता था। देखने में यह कमरा नेपियर रोड वाले उस कमरे से ज्यादा खौफनाक था जिसमें नाज कई रातें गुजार कर आई थी। उसे ख्याल आया कि ये शायद दुनिया का आखिरी कमरा है जिसे वो देख रही है, और उसका आखिरी सांस इन जालों में उलझकर खत्म हो जाएगा। उसका जिस्म चंद दिनों में ही खोखला हो चुका था।
मुंह बहुत दिनों से धुला नहीं था, बाल बिखर कर पसीने से जुड़ गए थे, कपड़े मैले और दाग दाग हो रहे थे, हाथों की उंगलियां कांप रही थी, नाखून पालिश खून के मिटते धब्बों की तरह मध्यम हो चुकी थी, होंठ उस पौधे की कलियों की तरह मुरझा गए थे जिसे बहुत दिनों से पानी ना मिला हो, आंखें रो रो कर सूज गई थीं। इस कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं आएगा, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। नाज चौंक उठी। जेदा उसकी पीठ पीछे खड़ा कह रहा था। नाज ने अपने कंधे पर एक हाथ का हल्का फुल्का बोझ महसूस किया और सुना, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। उस अजियतनाक अरसे में यह पहला हाथ था जो उसके कंधे पर निहायत आहिस्तगी से रखा गया था और जिसके बोझ में तशद्दुद का अंसर नहीं था, वरना उसके जिस्म के साथ जो भी हाथ लगता था उसकी उंगलियां उसके नाजुक जिस्म में धंस जाती थीं। फिर ये उंगलियां उसके जिस्म पर बिच्छुओं की तरह रेंगती थीं। जेदे के हाथ के लम्स के साथ इस कुर्सी पर बैठ जाओ की आवाज में भी कदरे अपनायत थी। नाज सुधाए हुए जानवर की तरह कुर्सी पर बैठ गई। उसने दोनों कोहनियां मेज पर टेक दी, सर हाथों में रख लिया और वो सिसकियां ले लेकर रोने लगी। जेदा खामोशी से कमरे में टहल रहा था। नाज इसी सलूक और बर्ताव का इंतजार कर रही थी जो हर रात उससे हो रहा था। उसे ऊंघ आई, फिर नींद का ऐसा झोंका कि उसका सर ढलक कर कंधे पर जा लगा और वो चौंक कर संभल गई। उसकी पीठ जेदे की तरफ थी। वो जेदे की तरफ घूमी, उसकी आंखों में इल्तजाएं ऊँग रही थी। रात निस्फ से ज्यादा गुजर चुकी थी। नाज आहिस्ता से उठी और कुर्सी का सहारा लेकर रूंधी हुई आवाज में बोली, यूं तड़पा तड़पा कर मुझे क्यों मार रहे हो जालिमो, एक रात तो सो लेने दो। वो टांगें घसीट कर आगे बढ़ी। जेदा टहलते टहलते रुक गया। नाज आगे न चल सकी और सिसकने लगी। बिस्तर बिछा हुआ है, सो जाओ, जेदे ने कहा। नहीं, नाज ने कहा, तुम मुझे सोते में परेशान करोगे। नाज, जेदा ठहरी हुई आवाज में बोला, मैंने तुम्हें अपने लिए नहीं खरीदा, तुम मेरे मुतल्लिक शायद कुछ भी नहीं जानती। सब जानती हूँ, नाज ने बेबस अताब से कहा। तुम गुंडे हो, बदमाश हो, तुम ऐसे इंसान हो। मैं इंसान नहीं हूं, जेदे ने उसे टोक दिया। मैं जेदा जेब कतरा हूं। वो तल्ख सा घूंट निगल कर बोला, खामोशी से सो जाओ, मुझे अपने लिए तुम्हारे जिस्म की जरूरत नहीं, मैंने कभी झक नहीं मारी। जरा रुक कर बोला, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर सो जाना और ये सुन लो कि आज से तुम्हारी तमाम तकलीफें खत्म हैं। तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, अच्छा खाना और अच्छे कपड़े मिलेंगे, एक लड़का तुम्हारी खिदमत को मौजूद रहेगा और दो आदमी दूसरे कमरे में पहरे पर रहेंगे। अब आराम से सो जाओ, जब जी चाहे जागना, तुम्हारे लिए नए कपड़े कल आएंगे, नहाने धोने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। आखिर कब तक मुझे कैद रखोगे? जब तक राह पर ना आ जाओ। मैं इस राह पर कभी नहीं आऊंगी, नाज ने हारी हुई आवाज में कहा। क्यों नाहक अपना वक्त जाया करते हो? मुझे मार दो, फिर मेरी लाश से खेलते रहना। जेदे ने औरत पर कभी वार नहीं किया। नाज, तुम इस कमरे में कैद रहोगी, इसके सिवा तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम यहां से हजार कोशिश के बावजूद भाग नहीं सकोगी। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो। ये जगह जमीन दोज है जहां से कभी कोई निकल कर नहीं जा सका। उठो और सो जाओ। नहीं, नाज ने डरे हुए लहजे में कहा, तुम मुझे सोने नहीं दोगे, तुम्हारे आदमी हर रात ऐसा ही करते हैं। नाज, जेदा उसके कंधे पर हाथ रखकर नरम मिजाजी से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी कोई टैक्सी इस कदर दिलकश नहीं। तुम जवान हो, बल्कि नौजवान। तुम्हारा जिस्म कुछ ऐसा है कि बड़े बड़े मुसलमान काफिर हो जाएंगे। तुम्हारे नक्शो निगार में बेपनाह कशिश है। अपने हुस्न और जवानी को तबाह ना करो, मगर ये सुन लो कि मुझे तुम्हारे हुस्न और तुम्हारी जवानी की कोई जरूरत नहीं। मैं पत्थर हूं नाज, मैं बर्फ का ब्लॉक हूं। जेदा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। नाज के कुचले और मसले हुए जिस्म में एक अनोखा सा असर सरायत करता जा रहा था। उसने आसाबी थकान और तशन्नुज में एक गूना अफाका महसूस किया। जेदे का लबो लहजा ही कुछ ऐसा था। मैं तुम्हें ज्यादा अर्जा नहीं होने दूंगा, जेदा कह रहा था। प्राइवेट रखूंगा, 2 साल के लिए। तुम मुझ पर रहम ना कर सकोगे। जिस जिसकी तुमने इतनी तारीफ की है उसे हर रात नए आदमी के आगे फेंक दिया करोगे। मैं जोर नहीं देता नाज, आराम करो, फिर सोच लेना, मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। नाज को बुढ़िया और दूसरे साथियों ने जेदे के मुतल्लिक तमाम बातें बता दी थीं। वो उसे भूत समझने लगी थी जो जहां जाता है एक ना एक इंसान को खा कर आता है। वो जेदे से खौफजदा थी। आज रात जब उसने जेदे का सामना किया, उसकी बातें सुनी और नरम मिजाजी देखी तो उसके दिल पर खौफ की गिरफ्त ढीली पड़ गई।
حالانکہ جیدے نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے آزاد نہیں کرے گا۔ پھر بھی ناز نے اس میں کسی حد تک ہمدردی کی جھلک دیکھی۔ اسے یقین سا ہونے لگا کہ اس شخص نے اگر وار کیا تو اوچھا نہیں ہوگا، اور ناز کو یہ خوش فہمی بھی ہونے لگی کہ جیدہ اس کے حسن اور جوانی سے بہت متاثر ہے۔ تم یہاں سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں سوتا ہوں، جیدے نے کہا۔ آج رات فرش پر سو جاؤ، کل پلنگ اور اچھا بستر آ جائے گا۔ ناز یوں بستر پر بیٹھ گئی جیسے گر پڑی ہو۔ اس کا جسم نڈھال تھا، ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ لیٹ جاؤ، جیدے نے کہا۔ وہ لیٹ گئی۔ جیدہ دوسرے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ناز اسے دیکھتی رہی۔ جب اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ سنو، ناز نے کہا۔ جیدہ رک گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ دوسرے کمرے میں۔ اسی کمرے میں سو جاؤ، ناز نے سہمے ہوئے نحیف لہجے میں کہا۔ اکیلے ڈر لگتا ہے۔ جیدہ رک گیا، ناز کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے تنکے کا سہارا لے رہی ہو۔ جیدہ واپس آ گیا اور کمرے کے وسط میں ناز سے کچھ پرے گرد سے اٹے ہوئے فرش پر لیٹ گیا۔ یہ چادر لے لو، ناز نے ایک چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سرہانہ بھی لے لو۔ جیدے نے چادر لے لی، سرہانہ نہ لیا۔ چادر فرش پر بچھا کر لالٹین بجھا کر سو گیا۔ ناز کے دکھ زدہ خیالات ذرا سی دیر اندھیرے میں بھٹکے اور وہ بھی سو گئی، مگر دل میں ایک خدشہ لیے ہوئے کہ جانے کس وقت کوئی اسے دبوچ لے۔ اسے کسی نے نہ جگایا۔ رات گزر گئی، سورج بھی نکل آیا، جیدہ جاگا۔ ایک لڑکے کو ناز کے نہانے دھونے اور کھانے پینے کے متعلق اور چند اور ہدایات دے کر باہر نکل گیا۔ ناز اسی کروٹ پڑی تھی جس پر وہ گزشتہ رات لیٹی تھی۔ دن گزرتا جا رہا تھا مگر اس کی نیند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب اس نے کروٹ لی، آنکھ ذرا سی کھولی، پھر سو گئی۔ شام کا آغاز تھا جب وہ جاگی۔ اس نے کمرے میں ہر طرف دیکھا اور گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اعصاب جو اس قدر طویل نیند سے سکون پذیر ہو گئے تھے، پھر کھچنے لگے۔ خوف و ہراس چھا گیا۔ وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک نوعمر اور صاف ستھرا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ نہا لو، لڑکے نے کہا۔ آؤ تمہیں غسل خانہ دکھا دوں، میں چائے لے آتا ہوں۔ سنو، یہاں آؤ، میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں بتاؤں گا، لڑکے نے سنجیدگی سے کہا۔ اور جو مرضی ہے پوچھ لو۔ ناز مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس میں شکست اور افسردگی رو رہی تھی۔ یہاں بھی مجھے ماریں گے؟ اس نے لڑکے سے پوچھا۔ نہیں، یہاں کسی کو مارا نہیں جاتا، لڑکے نے جواب دیا۔ یہاں قتل کیا جاتا ہے۔ مجھے بھی قتل کریں گے؟ ناز نے یوں اطمینان سے پوچھا جیسے اس کے جرم کی یہی سزا تھی جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھی۔ یہ تو استاد کو معلوم ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لڑکے نے کہا۔ رات کو اس نے تمہارے ساتھ باتیں کی ہوں گی۔ وہ جسے قتل کرتا ہے اسے پہلے بتا دیتا ہے۔ تمہیں کیا بتایا تھا اس نے؟ کہتا تھا تمہیں یہاں کوئی پریشان نہیں کرے گا اور اب تم یہیں رہو گی اور… بس بس، لڑکے نے اس کا فکرہ کاٹتے ہوئے کہا۔ تم اب مزے میں رہو گی، یہاں تمہیں کوئی نہیں ستائے گا۔ استاد جو کہہ دیتا ہے وہی کرتا ہے۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھ گیا اور مسکرا کر پوچھنے لگا، تمہیں استاد نے اپنے لیے رکھ لیا ہے؟ ناز کو غصہ آنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ وہ مہذب دنیا سے بہت دور زمین دوز بستی میں قید ہے۔ وہ سنبھل گئی اور بولی، یہ تو مجھے معلوم نہیں، اس نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ نہیں تو، میں نے تو ویسے ہی پوچھا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ لیکن وہ اپنے لیے کسی کو رکھتا نہیں۔ بالی نے اس کی بہت منتیں کی تھیں کہ وہ اسے جاپانی روڈ پر نہ بٹھائے، اپنے پاس رکھ لے۔ استاد نہیں مانا تھا۔ بالی خوبصورت ہے؟ ناز نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، ہے تو خوبصورت، لیکن تم سے زیادہ نہیں، لڑکے نے یوں جواب دیا جیسے اپنے کھلونے کی تعریف کر رہا ہو۔ بولا، اس کی آنکھیں بڑی مست ہیں۔ اچھا، میں چائے لاتا ہوں، تم نہا لو، استاد کو نہ بتانا کہ میں نے چائے دیر سے دی تھی، اللہ قسم میری چمڑی ادھیڑ ڈالے گا۔ اور سنو، تم استاد سے کہو کہ تمہیں اپنے لیے رکھ لے، قسم اللہ کی اتنی عیش کرو گی نا کہ کیا بتاؤں۔ کہنا مجھے ٹیکسی نہ بناؤ، پرائیویٹ رکھ لو۔ استاد کو نہیں بتانا کہ میں نے ایسے کہا تھا، ہیں؟ نہیں تو میں کہہ دوں گا کہ یہ چھوکری کھڑکی کھول کر بھاگنے لگی تھی اور میں نے اسے بڑی مشکل سے پکڑا ہے۔ پھر استاد تمہیں الٹا لٹکا کر مارے گا۔ چائے کہاں سے لاؤ گے؟ ناز نے غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ ہوٹل سے، لڑکے نے جواب دیا۔ استاد نے کہا تھا کہ چائے کے ساتھ ہاف بوائل انڈے اور ایک فروٹ کیک لانا، اور رات کے کھانے کے لیے بھی مرغی، 6 کباب اور 2 شاہی ٹکڑے کہہ گیا تھا۔ ناز کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ غسل خانے میں گھس گئی۔
जहां तौलिया, साबुन, कंघी और तेल की नई बोतल रखी थी। एक तरफ खूंटी पर नीले रंग का हैमिल्टन का सूट और दुपट्टा लटका हुआ था। दरवाजे में नए बाथरूम स्लीपर पड़े थे, दीवार के साथ नया आईना लटका हुआ था। वो आईने के सामने जा खड़ी हुई, मगर अपने आप को पहली नजर में पहचान न सकी। जब पहचान चुकी तो ना पहचानने की कोशिश में मसरूफ हो गई। उसके जिस्म का अंग अंग करा रहा था, जिसे वो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अपने चेहरे का ये हाल हुलिया देखने के लिए तैयार नहीं थी, और ना ही अपना सामना करने की उसमें ताब थी। उसके आंसू निकल आए और दिल डूबने लगा। नाज ने आईने से मुंह फेर कर कपड़े उतारे और नल खोलकर नीचे बैठ गई। पानी की तेज और दबीज धार उसकी 11 दिनों और 12 रातों की अजियत और थकान धोने लगी। खिंची तनी नसें अपनी जगह पर आने लगीं, आसाब सकून पजीर होने लगे और भूख की शिद्दत का भी एहसास होने लगा। जिस रात जेदा असलम के साथ होटल के कमरे में दाखिल हुआ था, उससे थोड़ी देर पहले नाज ने पेट और जी भर के खाना खाया था, और आज इतने दिनों के बाद उसे फिर उसी किस्म की भूख महसूस हुई थी। जब वो तौलिए से जिस्म पहुंचकर हैमिल्टन की नई कमीज पहनने लगी तो कपड़े की चमक और मुलायमपन में उसे तल्ख सी लज्जत महसूस हुई। उसने जल्दी से कमीज पहन ली, फिर शलवार पहनी और आईने के सामने जा खड़ी हुई। अपनी निखरी हुई सूरत देखकर उसे सुकून सा महसूस हुआ। हर जाविये से अपने आप को देखकर वो बाहर निकल आई। कमरे में पहुंची तो वहां चारपाई बिछी देखी। उस पर बिछा हुआ अच्छी किस्म का बिस्तर था। साथ एक छोटी सी मेज थी जिस पर लड़का चाय रख चुका था। वो बेसब्री से चाय पर बैठ गई और देखते ही देखते चारों हाफ बॉयल अंडे और सारा फ्रूट केक खा गई। उसने महसूस किया जैसे उसके जबड़े थक गए हों। चाय के गरम गरम घूंट जबड़ों को सहलाने लगे। उसके जिस्म में जिंदगी की रमक बेदार होने लगी और आसाब तरोताजा होने लगे। वो कुछ सोचने ही लगी थी कि लड़के ने उसे चौंका दिया। तुम बाली से ज्यादा खूबसूरत हो। लड़का इतनी देर से उसके धुले हुए बालों और चेहरे की सफेदी को देख रहा था। उस सफेदी पर कहीं कहीं गुलाबी से धब्बे, जो गैर मौजू नहीं थे, नमूदार हो गए थे। उस्ताद तुम्हें अपने लिए रख लेगा, लड़के ने कहा। नाज ने उसकी तरफ देखा और अनोखे से अंदाज से मुस्कुरा दी, और इस मुस्कुराहट पर लड़का भी मुस्कुरा दिया। देखो, लड़के ने कहा, उस्ताद को नहीं बताना। मैं तो वैसे ही कह रहा था, तुम्हारे फायदे की बात है। तुम उस्ताद के नौकर हो? नाज ने मजरूह सी शगुफ्तगी से पूछा। हम ऐसी बातें किसी को नहीं बताया करते, लड़के ने जवाब दिया और पूछा, खाना किस वक्त लाऊं? वो किस वक्त आएगा? तुम्हारा उस्ताद? उसका इंतजार करोगी? हम्म। उसका कुछ पता नहीं, लड़के ने कहा। तुम जिस वक्त कहोगी खाना ले आऊंगा। खा के मजे से सो जाना, यहाँ तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। यहाँ और भी कोई आता है रात को? हाँ, उस्ताद के 3 और साथी, मुन्ना, टीपू और बादल। वो साथ वाले कमरे में सोते हैं। शायद वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें धंधा कमाने के लिए उकसाएंगे, लेकिन तुम्हें छेड़ेंगे नहीं। इस घर में उस्ताद उन्हें बदमाशी नहीं करने देता। वो बदमाशी के लिए गुल्ली के पास चले जाते हैं। गुल्ली कौन है? वो भी हमारी टैक्सी है, लड़के ने जवाब दिया। पुरानी सीट है लेकिन अच्छी चलती है। सुनो, नाज ने जरा झींपे हुए लहजे में पूछा, ये टैक्सी, सीट और प्राइवेट, ये क्या होता है? ये सारी रंडियां होती हैं, लड़के ने चारपाई के कोने पर बैठते हुए कहा। टैक्सी उसे कहते हैं जिसे ग्राहक अपने साथ हॉक्स या क्लिफ्टन या सेंट स्पिट होटल या अपने घर ले जाते हैं। सीट वो होती है जिसके साथ अपना एक आदमी होता है। वो घूम फिर कर ग्राहक को तलाश करती है। और प्राइवेट बड़ी कीमती चीज होती है। वो तुम्हारी तरह जवान और खूबसूरत होती है। उसके लिए अच्छी अच्छी किस्म के मुस्तकिल ग्राहक होते हैं। वो अपने घर में ही रहती है, कोठे पर नहीं बैठती। उसे बाज लोग बहुत सारा रुपया देकर रिश्वत के तौर पर किसी बड़े अफसर के पास भेजते हैं। नाज चुपचाप सुन रही थी। उसके जज्बात में अनोखा सा इर्ताश पैदा हो रहा था। लड़का कह रहा था, तुम प्राइवेट बन जाओ तो अच्छा है। बाली प्राइवेट है, उस्ताद उसकी बहुत खातिर करता है। एक गाने वाली होती है जैसे हमारी शिम्मी है। वो सिर्फ नाचती गाती है, उसी से बेशुमार आमदनी हो जाती है। लड़का किसी अजायब घर के गाइड की तरह बोल रहा था, और नाज तस्वुरों में उन अजायबात को जैसे छू छू कर देख रही हो, लेकिन उसके आसाब उन तस्वुरों के मुतहम्मिल नहीं हो रहे थे। तुम कब से यहाँ हो? नाज ने लड़के की बात काटते हुए पूछा। मैं 10-12 बरस का था जब उस्ताद के पास आया था। कैसे? घर से भाग आया था। तुम्हारे माँ बाप? पता नहीं, लड़के ने इस तरह तहम्मुल से जवाब दिया
जैसे जान पहचान के हमजोलियों के मुतल्लिक रस्मी बातें कर रहा हो। कहने लगा, माँ को मेरे बाप ने घर से निकाल दिया था। क्यों? मेरे बाप को गुस्सा बहुत आता था। पहले तो उसे कभी गुस्सा नहीं आया था। वो मालूम नहीं कौन से दफ्तर में चपड़ासी था। एक दिन घर आया तो मेरी माँ को कहने लगा, मैंने नौकरी छोड़ दी है। माँ ने पूछा, क्यों छोड़ दी है नौकरी? कहने लगा, साहब माँ बहन की गालियां देता है। मुझे तनख्वाह सरकारी खजाने से मिलती है, लेकिन साहब मुझे अपने घर काम के लिए भेज देता है। माँ ने कहा, कोई और नौकरी कर लो। कहने लगा कि अब किसी की नौकरी नहीं करूंगा, अब साइकिल रिक्शा चलाऊंगा। उसने कर्ज लेकर 250 या शायद 350 रुपए की साइकिल रिक्शा खरीदी, मगर लाइसेंस ना मिला। लाइसेंस देने वाले 100 रुपया मांगते थे। बाप को और रुपया नहीं मिल सका, घर में आटा भी नहीं था। चंद रोज के बाद रिक्शा बेच डाला, उसका सिर्फ 100 रुपया मिला। फिर बाप को हर वक्त गुस्सा आने लगा। मैं उस वक्त छोटा सा था, उसने घर में मार पिटाई शुरू कर दी। कभी मुझे मारे, कभी माँ को मारे। एक दिन उसे केमाड़ी गोदी में नौकरी मिल गई, 20 रोज काम पर गया। एक दिन मालूम नहीं उसके ऊपर क्या गिरा कि उसका बाजू टूट गया और वो बेकार हो गया। नौकरी से भी जवाब मिल गया और 20 रोज के पैसे भी ना मिले। फिर बाप हर रोज जरा जरा सी बात पर मुझे और माँ को मारने पीटने लगा। एक दिन उसने माँ को घर से निकाल दिया और मुझे अपने पास रख लिया। माँ मालूम नहीं कहाँ चली गई और एक रोज बाप माँ के जाने के 10-12 रोज बाद सुबह सवेरे बाहर गया, फिर वापस नहीं आया। 2 रोज तक वो ना आया तो मैं फुटपाथ पर रोता फिरा। तीसरे रोज उस्ताद जेदे ने मुझे देखा। उसने मेरी सारी बातें सुनी और मुझे यहाँ ले आया। यहाँ अब बड़े मजे में दिन कट रहे हैं। अब तो मैं मास्टर हो गया हूँ। कैसा मास्टर? ऐसा मास्टर कि तुम एक पल के लिए उधर देखो तो तुम्हारे दाएं कान का बुंदा मेरे हाथ में होगा। क्या मजाल तुम्हें पता भी चलने दूं हाथ की सफाई से? तुम बहुत पक्की बातें कर लेते हो। क्या है उम्र तुम्हारी? 15 बरस होगी। मैं 8-9 बरस की उम्र में भी ऐसी ही पक्की बातें किया करता था। लड़के के लहजे की संजीदगी में गमजदगी की झलक पैदा होने लगी। बोला, गरीबों के बच्चे बच्चे नहीं होते, वो पैदाइशी बूढ़े होते हैं। वो जवान नहीं होते, जवानी शुरू होती है तो वो मर जाते हैं। फिर उनकी लाशें चलती फिरती रहती हैं, किसी तरफ हाँक कर ले जाओ। जो हमारी दुनिया में आ जाते हैं, उन्हें कोई नहीं हाँक सकता। वो बादशाह होते हैं, जेबें काटते हैं, ताले तोड़ते हैं और मजे करते हैं। नाज की आंखें खुलती जा रही थीं। लड़का उसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा पुख्ता ज़हन का था। वो लड़कपन की इस कच्ची उम्र में उम्र रसीदा और जहां दीदा बूढ़ा लग रहा था। उस्ताद जेदा किसी के साथ ज्यादा बातें नहीं करता, लड़का बता रहा था। सिर्फ मेरे साथ बातें करता है। वो मेरी बातें सुनता है और अपनी सुनाता है। एक दिन मेरी बातें सुनकर वो रो पड़ा था, फिर मुझे भी रोना आ गया। जब मैं रोने लगा तो उसने जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगा, साले रोता क्यों है? फिर उसने मुझे सिगरेट में चर्च भर दी और कहा, लगा दम, मिटे गम। अरे, नाज ने हैरत जदा होकर पूछा, तुम चर्च भी पीते हो? नहीं, चर्च मुझे अच्छी नहीं लगती। शाबाश, मैं शराब पीता हूँ, लड़का बोला। चर्च के एक कश में जो मजा है वो शराब की पूरी बोतल में नहीं। लेकिन शराब मुझे अच्छी लगती है। तुम्हें माँ याद नहीं आती? नाज ने दुखे हुए लहजे में कहा। याद करने की कभी कोशिश ही नहीं की, लड़के ने कहा। शुरू शुरू में उस्ताद जेदे ने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो ना मिली। उसने कराची का कोना कोना छान मारा था। वो उसे भी तवाइफ बनाना चाहता होगा, नाज ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, लड़के ने कहा, उस्ताद मरे हुओं को नहीं मारता, तुम उसे जानती नहीं। बड़ा अच्छा आदमी है। अल्लाह कसम, मैंने कहा था तुम मेरी माँ को तलाश करके उसके साथ शादी कर लो और मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। लेकिन माँ मिली नहीं। अब तो मैंने उसे भुला दिया है। उस्ताद ही मेरा सब कुछ है, माँ भी बाप भी। तुम्हारी माँ खूबसूरत थी? नाज ने बेइख्तियार से लहजे में पूछा। हाँ, सच्ची वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी। पता नहीं बेचारी जिंदा है कि नहीं। लड़का कहते कहते रुक गया और उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नाज ने बेइख्तियार उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बाजुओं में भींचकर उसकी पेशानी चूम ली। उसकी बातें नाज के दिल की गहराइयों में उतर गई थीं। उसने लड़के को और ज्यादा जोर से भींचा और उसके आंसू लुढ़क कर लड़के के गालों पर जा पड़े और लड़के के दो आंसुओं ने उन्हें अपने अंदर जज्ब कर लिया। लड़के को एक अरसे बाद, एक तवील अरसे बाद औरत की गोद का गुदाज नसीब हुआ। उसने अपने गोल गोल गाल नाज के सीने के साथ लगा दिए और खुद फरामोशी के आलम में वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपाने लगा।
اسے قرار محسوس ہونے لگا، جیسے چڑیا کے گرے ہوئے بچے کو پھر سے گھونسلے میں رکھ دیا گیا ہو۔ ناز کے شباب سے بھرپور سینے میں اس نے وہ لذت محسوس کی جو اس کے ہونٹوں اور زبان میں اتنے سال گزر جانے کے بعد اب تک باقی تھی۔ وہی لذت، وہی ذائقہ آج بجلی کی صورت سے زندہ ہو کر اس کی رگ رگ میں سما گیا۔ اس پر خود سپردگی اور وارفتگی طاری ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ ماضی کے ماہوں سال پھلانگ گیا۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے، دونوں کے سینوں میں سسکیاں اور ہچکیاں تڑپ رہی تھیں۔ چھت کے جالے شام کے پھیلتے ہوئے اندھیرے میں گم ہو رہے تھے۔ ایک بچہ ایک عورت کی گود میں ماں کی مامتا میں گم ہو رہا تھا۔ ایک عورت ایک بچے کو گود میں لیے ماں کے روپ میں گم ہو رہی تھی۔ کراچی کا ایک اور دن ایک اور رات میں گم ہو گیا۔ لڑکا ایک عرصے سے نہیں رویا تھا۔ اس پر زمین دوز دنیا کا طلسم طاری تھا، مگر آج ایک عورت کے سینے کی تپش سے طلسم ٹوٹ گیا۔ لڑکا جو رویا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ جانے کتنی لمبی مسافت طے کر کے شل ہو گیا ہو، اور وہ اس ماں کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ اسے بھول چکا ہے۔ آنسو اس کے تھکے ہوئے اعضاء کو سہلا رہے تھے۔ ناز 11 دنوں سے رو رہی تھی، ہر آنسو انگارہ بن کر نکلتا تھا اور گالوں کو جلاتا بہہ جاتا تھا، لیکن آج کے رونے میں اسے روحانی قرار نصیب ہوا۔ وہ لڑکے کو شاید رات بھر سینے سے لگائے روتی ہی رہتی، لیکن لڑکا جو اب بیداری سے جاگ اٹھا اور ناز کی گود سے الگ ہو گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ لڑکے نے جیب سے ماچس نکالی، جلائی اور لالٹین کو روشن کر کے ناز کی طرف دیکھے یا کوئی بات کیے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ ناز اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد لڑکا کھانا لے آیا۔ ناز کھانے پر بیٹھ گئی۔ لڑکا نہ بیٹھا۔ ناز نے اسے کھانے کے لیے کہا لیکن وہ نہ مانا۔ ہم سب ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، لڑکے نے کہا۔ استاد ہر مہینے بل ادا کر دیتا ہے، لیکن ناز نے اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ بٹھا ہی لیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ناز چارپائی پر لیٹی خیالوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ اس کی نگاہیں چھت کے جالوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ لڑکا اسی مکان کے نہ جانے کون سے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ ناز کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اٹھ بیٹھی، سمجھی جیدہ ہوگا، لیکن وہ ٹیپو تھا۔ ٹیپو 25-26 برس کی عمر کا آدمی تھا۔ سر مشین سے منڈا ہوا، چہرہ تندرست اور گول، جسم بھرا بھرا، قد بت اور چال ڈھال سے فٹ بال کا کھلاڑی معلوم ہوتا تھا۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی جن میں بڑے بڑے فتنے اور ہنگامے چمک رہے تھے۔ وہ چڑمڑا پھولدار بوشرٹ اور پجامہ نما پتلون پہنے ہوئے تھا۔ سوتا بھی انہی کپڑوں میں تھا۔ ناز اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اسے پہلی بار اس کمرے میں دیکھا تھا جس میں جیدہ اسے چھوڑ آیا تھا۔ اس گول مٹول وحشی نے ناز کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ ناز نے اسے درندے اور وحشی ہی کے روپ میں دیکھا تھا۔ آج رات جب وہ کمرے میں آیا تو ناز کو پہلا صدمہ یہ ہوا کہ وہ جیدہ نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ ٹیپو تھا۔ اسے دیکھتے ہی ناز کے انگ انگ میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ دل ڈوبنے لگا۔ ٹیپو نے ناز کے دھلے دھلائے چمکتے ہوئے بالوں اور چہرے مہرے کو دیکھا تو زیر لب مسکرایا۔ اس کے ریشمی کپڑوں پر نگاہ ڈالی تو اس کی نگاہیں ہیملٹن سے پھسلتی ناز کے پاؤں پر جا پڑیں، جن کے ناخنوں سے نیل پالش بالکل ہی دھل چکی تھی۔ ناخنوں کا قدرتی رنگ گلابی نکھر آیا تھا۔ تمہارے استاد نے کہا ہے کہ اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، ناز نے خوف زدہ روب سے کہا۔ تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں تمہارے استاد کو بتا دوں گی، اس نے کہا تھا مجھے بتانا۔ ناز، ٹیپو نے مسکراتے ہوئے کہا، استاد کا روب دینے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ وقت گزر گیا جب میں نے تمہیں پریشان کیا تھا۔ ناز کا خوف دور ہونے لگا۔ استاد نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ تمہیں آزاد نہیں کیا جائے گا، ٹیپو نے سوالیہ انداز میں کہا، پھر بولا، مجھے تمہارے اس خوبصورت جسم اور اس قدر حسین اور معصوم چہرے سے ہمدردی ہے۔ تمہارے یہ ریشمی بال، ان کی قیمت ہم سے پوچھو ناز، ہم موتیوں کے بیوپاری ہیں، تم تو ہیرا ہو۔ مان جاؤ ناز، ہم تمہیں پھول کی طرح رکھیں گے، تمہارے قدموں میں قالین بچھائیں گے، تم رانی بنی رہو گی۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہر رات صرف ایک آدمی کو خوش کر دیا کرو۔ ہماری بڑھیا تمہیں ایسے ایسے گر بتا دے گی کہ تمہیں ذرا بھر زحمت نہیں ہوگی۔ گاہک تمہارے قدموں میں سر رکھیں گے، وہ تمہیں کاریں پیش کریں گے، سونے کے ہار دیں گے، تمہارے قدموں میں دولت لٹائیں گے، سو سو ناز برداریاں کریں گے، اور تم محبت کا دھوکہ بن کر صرف ناٹک کھیلو گی۔ اس جوانی سے فائدہ اٹھا لو ناز، کچھ دن کھل کھیلو، دولت جتنی چاہو سمیٹ لو۔
टीपू ड्रामाई अंदाज में बोलता जा रहा था और नाज उसे फटी फटी निगाहों से देख रही थी। आज टीपू का लबो लहजा करख्त नहीं था, उसकी बातों में अजियत और तशद्दुद की बू तक नहीं थी। नाज इस लहजे में अपनायत की नुमायां झलक महसूस कर रही थी, मगर वो जो कुछ कह रहा था उससे वो बेजार होती जा रही थी। तुम्हारी गुलाबी पेशानी पर बिखरे हुए ये छोटे छोटे बाल खुदा की कसम बड़े बड़े लीडरों और अफसरों को खींच कर तुम्हारे सामने ले आएंगे। टीपू कह रहा था, मैंने उनकी बेगमें देखी हैं, वो तुम्हारे पाँव की खाक भी नहीं। वो एक दूसरे की बेगमों के साथ दिल बहलाते रहते हैं। नाज, तुम उन सब पर हुकूमत करोगी, हम तुम्हारे हुस्न से ब्लैकमेल करेंगे, तुम्हारी जवानी की खातिर लाखों रुपए कमाएंगे। कौन कहता है हम तुम्हें रंडी बनाकर कोठे पर बिठाएंगे? हम तुम्हारे इस हुस्न और जवानी को पामाल नहीं होने देंगे। तुम्हारी एक नजर से हथकड़ियां टूट जाएंगी, कानून बेबस हो जाएगा, फांसी के फंदे टूट जाएंगे, उस्ताद जेदा तुम्हें सर आंखों पर बिठाएगा। नाज जाने कहाँ खो गई, कारों के तसव्वुर में या दौलत की चमक में, अपने हुस्न जवानी की तारीफ में या अपनी बेबसी में, जेदे के सर आंखों पर बिठाने के ख्याल में या जाने कहाँ। उसे मालूम ही ना हो सका कि टीपू जा चुका है। सिर्फ गूंज थी उसकी बातों की जो छत के जालों में उलझी हुई भिन भिना रही थी। नाज को यह भी मालूम ना हो सका कि वो लेट गई है और उसकी आंख लग गई है। दूसरे दिन उसके लिए एक और सूट और शिफॉन का दुपट्टा आ गया। छत के जाले साफ हो गए, दीवारों से गर्द झाड़ दी गई, फर्श पर जाने कितने अरसे बाद पहली बार झाड़ू दिया गया और मेज पर लालटेन के साथ एक टाइम पीस रख दी गई, जो नाज के मुकीद दिल की तरह कमरे की झाड़ी फूंकी हुई वहशत में टिक टिक लम्हे गिन रही थी। नाज के थके मांदे आसाब ठिकाने पर आने लगे। दिन का पिछला पहर था, वो कमरे में टहल रही थी। उसे बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलने का ख्याल आया। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की तक गई। खिड़की की दूसरी तरफ पाँव की आहटें सुनाई दे रही थीं। जरा दूर से गुजरती हुई कारों के जन्नाटे, विक्टोरिया के घोड़ों की टपाटप, बसों का वावेला और मोटर रिक्शाओं की बेहंगम फटाफट सुनाई दे रही थी। आजाद दुनिया और इस जिंदान में लकड़ी के सिर्फ दो क्वाड हाइल थे। आजाद दुनिया की गहमा गहमी उसे जैसे बुला रही थी। कैदे तन्हाई और अजियत उसे बाहर को धकेल रही थी। उसने डरते डरते हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने लोहे की चटखनी पर छाए हुए जाले को महसूस किया। फिर उंगलियों ने चिटखनी थाम ली, फिर जैसे उसमें हल्की सी आवाज आई हो, इसे ना खोलना नाज। वो यूं चौंक उठी जैसे चोरी छुपे मिट्टी खाते बच्चे को बाप ने डांट दिया हो। उसने घूम कर देखा, दरवाजे में मुन्ना खड़ा था। मुन्ना जेदे का दस्ते राज था। उम्र 35-40 के दरमियान, महीने में एक बार दाढ़ी मुंडाता था। आंखें चर्स और अफ्यून के नशे से चढ़ी हुई, लाल सुर्ख और उनमें खुमार आलूद डोरे थे। दांतों का रंग गहरा बादामी था। चेहरा पुजमुर्दा, जिस्म दुबला और कंधे जरा सा आगे को झुके हुए। बाल बिखरे हुए, जाने कब से नहीं कटवाए थे। खदोखाल की जर्दी में हैबतनाक सी पुख्तगी थी। नाज का हाथ रुक गया, फिर चिटखनी से हट आया। उसने घूमकर मुन्ने को देखा तो खसियानी सी बोली, बंद कमरे में तबीयत घबरा रही थी। उस्ताद ने हमें भी ये खिड़की खोलने से मना कर रखा है। उस तरफ क्या है? वो दुनिया है उस तरफ जहां अब तुम नहीं जा सकोगी। हमारी बात मान जाओ नाज, हम तुम्हें ऐसी खिड़की में बिठाएंगे जिसके साथ रेशमी पर्दे लटके होंगे और तुम रानी बनकर बैठोगी। मुन्ना कह रहा था, जेदा जैसा उस्ताद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अपनी दुनिया का देवता है। राह पर आ जाओ, ऐश करोगी। रंडी बन जाऊं? नाज ने तंजन पूछा। रंडी नहीं, प्राइवेट। कोई जल्दी नहीं, सोच लो, इत्मीनान से सोच लो। मैं सोच चुकी हूं। क्या? कि मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगी। तुमने बहुत तकलीफें उठाई हैं नाज, फिर सोच लेना। हमें कोई जल्दी नहीं। कहो तो छोकरा तुम्हारे पढ़ने के लिए कोई किताब रिसाला ले आए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भागने की मत सोचना, तुम कराची की गली कूचों से वाकिफ नहीं, और हम यहाँ की ईंट ईंट को जानते हैं। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा नाज, हम तो बू पा लेते हैं। किसी थाने में जा बैठो, पल भर में उठा लाएंगे। इतने में लड़का चाय ले आया। मुन्ने ने ट्रे में रखे केक को देखा, उठाया और सूंघा और कड़क कर बोला, सुअर के बच्चे, ये केक वहां नहीं देखा था? सूंघ जरा इसे, 10 रोज का पुराना मालूम होता है। वापस ले जा इसे और उस हरामजादे से कहे कि आइंदा ऐसी चीजें भेजी तो एक पैसा नहीं मिलेगा। भाग, ताजा केक ले आ। लड़का जाने लगा तो मुन्ने ने उसे कहा, और सुन, होटल के सामने बुक स्टॉल है ना, वहां से 10-12 रिसाले ले आ। पैसे? मैं दे आऊंगा।
मुन्ना दूसरे कमरे में चला गया। नाज को इस ख्याल से राहत हुई कि अब मुन्ने जैसा दरिंदा भी उसकी नाज बर्दारियां करने लगा है। ये वही मुन्ना था जिसने टीपू और बादल के साथ नाज के जिस्म को क्या क्या अजियत नहीं दी थी। लेकिन मुन्ने के आज के सलूक से नाज अपने आप पर फख्र भी करने लगी, मगर वो ये ना जान सकी कि ये लोग अब उसके जहन और सोच पर कब्जा कर रहे हैं। चाय आई और नाज ने पी ली। उसके सामने फिल्मी रिसालों का अंबार पड़ा था। रात गुजरती जा रही थी, जेदा ना आया। रात गुजर गई, दिन भी गुजर गया। नाज उसी कमरे में टहलती रही, फिल्मी रिसाले पढ़ती रही, सोती रही, जागती रही, ख्वाब देखती रही। कुछ सोते, कुछ जागते। मुन्ना, टीपू और बादल वक्तन फवक्तन अपने मखसूस ड्रामाई और कारोबारी अंदाज में उसे हुस्न और जवानी से दौलत कमाने पर उकसाते रहे। लड़का उसकी खातिरदारी में मसरूफ रहा। नाज जेदे का पूछती रही और इंतजार करती रही, कमरे में घूमती रही। 10 दिन और 10 रातें बीत गईं।